सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 5 देख रहे हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत साधन जो एनर्जी के चले आ रहे सोर्स है, रिसोर्स है, जिसको हम यूज कर रहे हैं, जो साधन है, संसाधन है। परंपरागत मतलब परंपरा से जो चले आ रहे हैं, जिसका उपयोग हम करते चले आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कोयले की, कोल की। तो भारत में कोयला बहुत अच्छी तरीके से ज्यादा पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है और ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म मतलब जो जीव है, जिसमें भी जो भी लिविंग बीइंग है, बायोटिक हो, जो भी बायोटिक चीज है, वो जब मर जाते हैं, जब उनका देहांत हो जाता है, तो उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर अलग अलग ताप दबाव के बाद जमीन के नीचे ये इसमें परिवर्तित होते हैं कोयले। ऐसी पेट्रोलियम के साथ भी है। तो इसका उपयोग ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, चाहे वो उद्योगों में देना हो, चाहे वो घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा देना हो, एनर्जी देनी हो, कोयले का बहुत बहुत ज्यादा उपयोग है हमारे यहाँ। तो कोयला जो प्रोड्यूस होता है, बनता है, वो पादप से होता है, पेड़ों से होता है। ध्यान रखिएगा, पौधे पेड़, केवल पौधे पेड़ जो होते हैं वो जब जमीन के नीचे, जब उनकी देहांत हो जाता है, जब वो खत्म हो जाते हैं, जब वो जमीन के नीचे दब जाते हैं और जमीन के ऊपर बहुत सारी परतें बन जाती है, तो उन परतों के बनने के बाद नीचे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती है या फिर कम होती है, बाकी टेम्परेचर प्रेशर के कारण ये परिवर्तित होते हैं और लाखों साल लगते हैं, इसमें लाखों वर्ष लगते हैं कोयले को बनने में। तो लाखों वर्षों तक इनका जब संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है, जब ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं, तब इनका निर्माण होता है। तो जो संपीड़न है, जो कंप्रेशन हो रहा है, वो ये कहाँ हो रहा है, किस गहराई में हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, ये कोयले के अलग अलग प्रकार बनाते हैं। कहने का मतलब, अगर जमीन है, ये यहाँ पर आपका संपीड़न हो रहा है, मतलब पेड़ पौधे देहांत हो गया और उसके ऊपर सब ये मिट्टी जमा हो गई, बहुत मतलब अच्छा खासा मिट्टी जमा हो गई और ये बहुत सालों से है, लाखों वर्ष से, और एक यहाँ पर जमा है और एक यहाँ पर जमा है। तो जो भी यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर और कंप्रेशन, संपीड़न, उसके हिसाब से अलग अलग कोयला बनेगा, अलग अलग कोयला बनेगा। तो जो दलदली कोयला होता है, जिसे हम पीट कहते हैं, पीट, ये दलदली क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें कार्बन कम होती है, उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब उसमें पानी का कंटेंट आपको अच्छा खासा मिलेगा और इसमें निम्न ताप क्षमता है। जब इसको जलाएंगे, जब इसको आग देंगे, तो इसमें से जो ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, या ये जब जलेगा तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, वो कम निकलेगी। इसे हम, ये शुरुआती, सबसे शुरुआती जो उथले लेवल पे बनेंगे ना, उनका नाम है ये पीट। फिर आता है लिग्नाइट। ये निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये भी, इसकी भी कोटि बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये भी मुलायम होता है और इसमें भी नमी होती है। नमी मतलब इसमें आर्द्रता की मात्रा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। फिर हम आते हैं बिटुमिनस पे। ये ज्यादा गहराई पे होता है, और नीचे चले जाएं आप, और ज्यादा गहराई पे। तो गहराई में अच्छे खासे जब टेम्परेचर पे, जब बहुत अधिक तापमान से जो कोयला बनता है, उसे हम बिटुमिनस कोयला कहते हैं, जो वाणिज्यिक प्रयोग से, या ये कहें वाणिज्यिक क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे एनर्जी, ऊर्जा जो निकलती है वो बड़ी अच्छी निकलती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। और सबसे ऊपर आ जाइए, सबसे टॉप पे, मतलब जो और नीचे होगा, यहां पर कहीं होगा, वो है आपका एंथ्रासाइट। ये सर्वोत्तम गुण वाला, कठोर कोयला है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कठोर कोयला, और जिसमें जो सबसे बेस्ट है इन सब में, एंथ्राइट। फिर से समझिएगा, पीट सबसे ऊपर, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट सबसे खराब, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया, बीच में लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो भारत में कोयला दो क्षेत्रों में पाया जाता है। एक को हम कहते हैं गोंडवाना क्षेत्र, एक को कहते हैं हम टर्शरी निक्षेप। टर्शरी जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आप गोंडवाना को कह सकते हैं प्राइमरी। टर्शरी मतलब है लेकिन थोड़ा दूर पे है और कम है। तो गोंडवाना कोयला जो क्षेत्र है, ये धातु शोधन कोयला है। इसके संसाधन, या ये कहें कि हम इसका इलाका अगर देखना चाहें, कौन से इलाके में मिलता है, धातु शोधन मतलब जो मेटल को निकालने में या मेटल के क्लियरेंस में शोधन करने के काम में आता है।
तो आप आइए पहले दामोदर घाटी। दामोदर घाटी में पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल ये इलाका हो गया, पश्चिम बंगाल ये वाला इलाका हो गया, ये वाला, और आपका झारखंड। तो इसमें ये जो इलाका, मैं आपको दिखा दूं ये कोयले की जगह कौन कौन सी है। पहले तो ये देखिए, कोयला का शायद क्षेत्र ये है, कोयला का क्षेत्र ये है। ये जो क्षेत्र है इसको हम कह रहे हैं कि प्राइमरी यानी कि गोंडवाना क्षेत्र है। ये जो इलाका है यहाँ पर कोयला का, इसको हम कह रहे हैं कि ये टर्शरी निक्षेप है, टर्शरी ये डिपॉजिट्स है। तो दामोदर घाटी हो गई, ये आपका दामोदर घाटी हो गई इधर पे, और उसके बाद आपके ये पश्चिम बंगाल झारखंड का इलाका हो गया, जिसमें आप ये झरिया देख रहे हैं, रानीगंज देख रहे हैं, बोकारो देख रहे हैं। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वर्षा नदी घाटी, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्षा घाटी, जो ये इलाके हैं, ये इलाके यहाँ पर है। इसके बाद जो ये जो इलाके हो गए, मतलब ये जो मैंने बता दिया कोयला क्षेत्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोयला क्षेत्र हो गया, ये पूरा कोयला क्षेत्र हो गया। और कोयला की खाने, देख क्षेत्र अलग है, यहाँ कोयला है, लेकिन जहां पर खदान है, जहां से कोयला निकाला जा रहा है, वो कोयला खाने आपको कोरबा, ये सिंगरनी, जो मैंने आपको बताया, ये जो नाम ट्राइंगल्स में दिए हैं वो हैं। लेकिन आप ट्राइंगल्स यहां भी देख रहे हैं, ये टर्शरी इलाका है। टर्शरी इलाका में अगर आप उत्तर पूर्वी इलाकों में आए तो आप देखेंगे मेघालय है, यहाँ पर मेघालय है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन इलाकों में ये भी इलाका है। और कहाँ कहाँ है, देखिए जहां ट्रायंगल बने हैं ये सब इलाकों में आपके कोयला है, लेकिन टर्शरी है, प्राइमरी यहां पर है। अब मैं बात करता हूं पेट्रोलियम की। गर्मी के लिए, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए ईंधन पेट्रोलियम है। मशीन को स्नेहक, यानी जब मशीनों में, क्योंकि कोई भी मशीन तब तक नहीं चलेगी जब उसमें आप तब तक लुब्रिकेंट नहीं देंगे, तेल नहीं डालेंगे। तो तेल और ये स्नेहक जो होता है, लुब्रिकेंट कहां से आता है, जैसे वैक्स जो होता है, मोम जो आता है, वो पेट्रोलियम से आता है। आप जो अपने होठों पे वैसलीन जेली लगाते हैं वो इसी से आता है, स्नेहक कहते हैं इसको, लुब्रिकेंट। और इसके अलावा बहुत सारे विनिर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जिसके लिए कच्चा माल पेट्रोलियम देता है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी एक तरीके से नोडल इंडस्ट्री समझ सकते हैं आप, नोडीय बिंदु है किस किस के लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे केमिकल आपके जो उद्योग है। कहने का मतलब कि ये तेल शोधनशालाएं, यानी कि संश्लेषित वर्ष, जिसको मैं सिंथेटिक टेक्सटाइल कह रहा हूँ, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, और बहुत सारे केमिकल या असंख्य रासायन उद्योगों के लिए एक सेंटर पॉइंट का काम करता है। इसका मतलब बहुत जरूरी है ये पेट्रोलियम। तो भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन 63% कहां से होता है, मुंबई हाई से। मुंबई हाई यहां पर है, मुंबई हाई यहां पर है। आप देखिए तेल क्षेत्र भी मैं इस पे आता हूं, पहले हम यहाँ देख लें कि 63% जो है मुंबई हाई से होता है, 18% गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है। तो इन क्षेत्रों को मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो रेड स्क्वायर बने हैं, रेड लाल स्क्वायर बने हैं, वो तेल क्षेत्र है। तो तेल क्षेत्र कहाँ हो गए, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि मुंबई हाई में 60% से ऊपर आपका मिलता है। ये गुजरात का इलाका है, यहाँ पर देखिए दो इलाके आपको दिख रहे हैं, ये अंकलेश्वर अभी मैं नाम लूंगा इसका। इसके अलावा ये इलाके देखिए चार इसमें डब्बे बने हुए हैं, यहाँ पर भी पेट्रोलियम की मात्रा अच्छी खासी मिलती है या है, इसके डिपॉजिट हमारे पास। तो अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। फिर से मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये अंकलेश्वर, ये गुजरात में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। जैसे बता दिया 63% तो मुंबई हाई से, मुंबई के पोर्ट से थोड़ा सा दूर है ये। इसके अलावा असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, यानी कि जब तक गुजरात और इसमें नहीं खोज की गई थी, तब उससे पहले, सबसे पहले अंग्रेजों ने असम में इसकी खोज कर ली थी। तो असम सबसे पुराना है। डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, हुगरी गजन, हुग रीजन, और ये जो चीज है ये तेल के उत्पादक क्षेत्र है। फिर से बताता हूं, डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, हुग रीजन। यहां पर देखिए, यहां पर है डिगबोई जो मैंने अभी नाम लिया, नहरकटिया, और जो तीसरा नाम है जो यहां पर आप नहीं देख पा रहे वो है मोरन हुग रीजन। ये असम के इलाके हैं। अब आते हैं हम प्राकृतिक गैस पे। प्राकृतिक गैस हमेशा मोस्टली वहीं मिलती है जहां पर पेट्रोलियम होता है। तो पेट्रोलियम जहां होता है क्योंकि गैस होती है पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है, तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, यानी नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं। और यही सीएनजी है जो आप बहुत शहरों में सुनते हैं, सीएनजी, यही प्राकृतिक गैस है।
तो प्राकृतिक गैस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक नोडल एजेंसी क्या है, नोडल चीज क्या है, पेट्रोलियम, उसी के आसपास सारी चीजें चलती है ऊर्जा के माध्यम से, ऊर्जा के संदर्भ में। तो प्राकृतिक गैस ये भी ऊर्जा का एक साधन है और पेट्रो रसायन के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन यानी जो पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री है उसके लिए जो कच्चा माल मिलता है या कहे रॉ मटेरियल, ये प्राकृतिक गैस ही है। कारण अगर आप प्राकृतिक गैस या जो सीएनजी कहें या फिर इस नेचुरल गैस को जब आप जलाएंगे या फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम निकलती है। अगर आप पेट्रोल जलाएंगे, डीजल जलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें ये अर्थ के तापमान को बढ़ाती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सबसे जरूरी बात अब विश्व में यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम इसका प्रोडक्शन किया जाए या कम से कम ये निकल पाए। तो प्राकृतिक गैस में फायदा ये है कि जब हम इसको ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम निकलती है। इसीलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, मतलब गैस को जब कंप्रेस कर दे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो सीएनजी जो है ये सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन स्रोत है जो गाड़ियां वाड़ियां चलाते हैं ना, उसमें डालने का, क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। कहाँ कहाँ मिलता है ये? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, मुंबई हाई, उसके आसपास के क्षेत्र, खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर इस प्राकृतिक गैस के, नेचुरल गैस के बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा भंडार पाए गए। इन इलाकों में को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, ये इलाके आप देख रहे हैं क्योंकि मुंबई हाई में आपको मिल रहा है, यहाँ पर है, इस जगह पे भी है, और यहाँ अंडमान निकोबार में भी खैर दिखाया नहीं है लेकिन यहाँ पर भी है, और ये इलाका है, इस जगह पे भी है। ये सारे इलाके हैं जहाँ पर, ये यहाँ पर भी है, इस जगह पे भी, ये यानी कि ये गुजरात का एरिया हो गया, मुंबई हाई के पास हो गया, ये राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात के आसपास हो गया, और फिर आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आएंगे तो यहाँ पर भी है। कहने का मतलब ये है कि फिर से मैं आपको बताऊंगा जगह कौन कौन सी है, इसकी हमें जानना जरूरी है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, मुंबई हाई, उसके आसपास के क्षेत्र, खंबात की खाड़ी जो मैंने आपको ये दिखाया, ये खंबात की खाड़ी हो गई, यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी है, ये खाड़ी है। और इसके बाद हमने बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर इसके अच्छे खासे भंडार है। सीएनजी के लिए या फिर आप कहें नेचुरल गैस के लिए एक बात करना बहुत जरूरी है, वो है 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचवीजे गैस पाइपलाइन कहते हैं। फिर से समझिए, 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचवीजे कहते हैं गैस पाइपलाइन। ये मुंबई हाई और जो बेसिन है उसको पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और बाकी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। यानी कि आप समझ लीजिए जहां से पैदा होती है या जहां निकाली जाती है प्राकृतिक गैस, उसको पाइप के जरिए उन इलाकों में पहुंचा दिया जाता है जहां पर इनकी जरूरत है या जहां पर इनकी इंडस्ट्रीज है। तो ये एचवीजे लाइन आप देखें यहाँ से निकलता है और ये सब एक बनाया हुआ है, ये एचवीजे लाइन है। यहाँ पर जहां जहां इसकी जरूरत है वहां इसको इस तरीके से पहुंचा दिया गया है। इसको बहुत पूछा जाता है इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पे, विद्युत पे। विद्युत तो हर जगह है, इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह है। दो प्रकार से हम उत्पन्न कर सकते हैं इसको, या तो पानी इस तरीके से जा रहा हो और गिर रहा हो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ टरबाइन लगा दीजिए, टरबाइन घूमेगी तो हमारे पास साइंस में, फिजिक्स में जो अलग अलग लॉज है उस हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पैदा होगी इलेक्ट्रिसिटी। पहला तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप पेट्रोलियम को, कोयले को या प्राकृतिक गैस को जला सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी एनर्जी निकलती है वो टरबाइन को घुमाएगी, और टरबाइन को, क्योंकि अल्टीमेट टरबाइन को घुमाना है आपको, बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करना है, तो उससे ताप विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर बहता हुआ तेज जल है, बहुत तेज जल बह रहा है, तो उससे बहुत आसानी से जल विद्युत हम उत्पन्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बहता जल है वो रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में जितनी भी परियोजनाएं हैं उसमें मोस्टली बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है, जिनका एक बहुत जरूरी काम, मेन उद्देश्य है विद्युत, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करना। जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइडल परियोजना, इनका मेन काम यही है, बाकी कामों के अलावा, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ताप विद्युत, ये ताप विद्युत कैसे पैदा हो सकती है? आप कोयला को जला दीजिए, पेट्रोल को जला दीजिए, प्राकृतिक गैस को जला दीजिए,
उससे जो भाप या फिर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आपके विद्युत पैदा करेगी। थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, लेकिन ये होता है, ये करते हैं, हमारे यहाँ होता है। अब दिक्कत ये है कि ये सारे जो हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये नॉन रिन्यूएबल है। मतलब एक बार इसको आपने यूज कर लिया तो दोबारा ये पैदा नहीं होंगे, तो ये भी इसमें एक समस्या हो सकती है। हमने प्राकृतिक गैस की बात की, हमने यहां पर विद्युत की बात की। तो अब इसके बाद एक जरूरी बात यह आती है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। हम जब परंपरागत ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारे देश में ऊर्जा का जो उपभोग है, जनसंख्या काफी अच्छी खासी है, लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो गई है, अर्बन एनवायरनमेंट में लोग आ गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से लोगों के पास अब थोड़ा सा पैसा वैसा भी है, तो हम बहुत ज्यादा जोर हम लगा रहे हैं ऊर्जा पे, ऊर्जा बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो कोयला, तेल और जो गैस है, नेचुरल गैस, जो हम मोस्टली हम इसका आयात करते हैं, ये जीवाश्म ईंधन है और ये लाखों साल लगते हैं इनको बनने में, तो इस पे हम बहुत ज्यादा निर्भर है, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये जो जितने भी जीवाश्म ईंधन है, ये सारे के सारे पर्यावरण को खराब करते हैं, यानी कि पर्यावरण में ये उस तरीके की विषैली गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं जो आगे के जनरेशन के लिए खराब है, हमारे लिए भी खराब है। तो इन गैर परंपरागत साधनों में आते हैं वो ऊर्जा संसाधन जिनसे पर्यावरण साफ रहता है या उनसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारी ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है, इनको अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें परमाणु या आणविक ऊर्जा। परमाणु यानी एटॉमिक एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। होता यह है कि जो एटम है उनमें बड़ी जबरदस्त एनर्जी, एटम के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। तो ये जो एनर्जी है इसके अंदर, अगर आप किसी दो, ये कहें कि इसके अंदर के कंटेंट को मिलाएं, मैं इसको मैं बहुत साइंस में नहीं जा रहा हूं, दो कंटेंट को मिलाएं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन, जोड़ना। तो जैसे ये मिलते हैं आपस में, ये अणु बड़ी जबरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से अगर एक अणु को आप दो भाग में बांट दीजिए, ये दो भाग में अणु में चेंज हो गए, तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसे कहते हैं, ये है न्यूक्लियर फ्यूजन क्योंकि मिल रहा है, और ये है न्यूक्लियर फिजन क्योंकि ये टूट रहा है। लेकिन इन दोनों में ही बड़ी जबरदस्त एनर्जी होती है। आपको हिरोशिमा नागासाकी याद होगा, 2 शहर बर्बाद कर दिए थे इसी एनर्जी ने। तो ये इन एनर्जी को, ये जो बर्बादी की बात थी वो 1950 की बात हो गई, लेकिन आज की हम बात करें तो इस एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं एज अ गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। इससे हम विद्युत पैदा कर सकते हैं। अब ये जो एटम्स है ना, और उसके अंदर जो मैंने बताया अणु है, वो स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो यूरेनियम और थोरियम बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिनमें ये हो सके। तो यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान की, एक तो झारखंड हो गया, और राजस्थान की अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें पाए जाते हैं, और जिससे हम परमाणु और आणविक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। केरल में मिलने वाली जो मोनाजाइट रेत है, इसमें भी थोरियम मिलता है। तो अगर आप परमाणु की बात करें तो यूरेनियम और थोरियम आपको पता होना चाहिए। सौर ऊर्जा, धूप तो हमारे यहाँ हर जगह है, ऑलमोस्ट पूरे देश में हमको धूप मिलती ही मिलती है, कुछ इलाकों को छोड़ दे तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। हम जिस अक्षांश देशांतर में आते हैं, खासतौर पे अक्षांश में जो आते हैं, हम उष्ण कटिबंधीय देश है। इसीलिए यहाँ सौर ऊर्जा यानी कि जो क्योंकि विषुवत वृत्त हो गया और ITCZ जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो इलाका हमारे पास है। तो यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा या सनलाइट, सन रेज बढ़िया तरीके से आती है, अच्छी तरीके से आती है। तो उनका दोहन, उनका एक्सप्लॉयटेशन या उनका उपयोग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी होती है कि यहाँ से आपकी सन एनर्जी आई, उसको हमने फोटोवोल्टाइक सेल होता है जो इस सन एनर्जी को, इस लाइट को, इस ऊष्मा को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसे हम फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इससे धूप को सीधे हम विद्युत में चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में।
तो भारत के जो सुदूर के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर सौर ऊर्जा बहुत लोकप्रिय है। हर जगह आप अब सौर ऊर्जा देखेंगे। अगर आपको पता हो तो केरल का जो एयरपोर्ट है, जो हम कोची के नाम से जानते हैं, वो पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है केवल सौर ऊर्जा से ही चलता है। वो पहला ऐसा है, और जिसके प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपले और लकड़ी जलाया जाता था, और जिससे महिलाएं 100 सिगरेट का धुआं एक बार के खाने बनाने में वो अंदर ले लेती थी, उसको हम कम कर सकते हैं। और पर्यावरण संरक्षण में इसका योगदान भी है, और कृषि में इसकी खाद्य की आपूर्ति भी होगी। पवन ऊर्जा, हवा तो हर जगह है। यहां मैं कुछ जरूर चित्र दिखाऊंगा आपको। पहले मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, उसके बाद हम कंटेंट पे आएंगे। आप ये देखें कि ये सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण है। ये पूरी तरीके से कहां से चल रहा है? सन एनर्जी से, सोलर एनर्जी से चल रहा है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से। यहां पर हम बात करेंगे अभी इसके बाद। ये जब भी मैं विंडमिल की बात करूंगा या पवन ऊर्जा की बात करूंगा, तो ये विंडमिल होती है, ये हवा के वेग से ये घूमती है। जब घूमती है तो यहाँ पर एक बकायदा इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इनको हम फार्म कहते हैं, फार्म। ये पवन चक्की नगर कोइल का चित्र है। यहाँ पर आप देखें, ये बायोगैस संयंत्र है। जितनी भी गंदगी है प्रोड्यूस होती है, चाहे गोबर हो चाहे कोई भी चीज हो, ये इसमें अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद ये अपने आप इसमें फर्मेंटेशन और सब चीजें होने लगेंगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसमें काम करेंगे और गैस प्रोड्यूस होगी। तो पवन ऊर्जा की मैं बात करूं, भारत में विश्व का हैसियत देखा जाए तो हम पवन महाशक्ति हैं। पवन महाशक्ति है, शायद हम लोग 5वें नंबर पे आते हैं जहां तक पवन महाशक्ति का सवाल है। ये जो जहां पर ये लगे होते हैं इसको हम फार्म कहते हैं। तो भारत में ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी हमको तमिलनाडु के नगरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। मतलब नगर इस तमिलनाडु में आ जाए, वहां से नगरकोइल एक इलाका है, वहां से मदुरई तक। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब बहुत लंबा फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ हवा बड़ी अच्छी चलती है, जिससे अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अच्छी हवा है तो आप ये लगा सकते हैं। तो फिर से समझिएगा कि हमारे यहाँ ऊर्जा फार्म है तमिलनाडु में, खासतौर पर नगरकोइल से मदुरई तक। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, वहां पर भी बहुत अच्छी हवा आती है और बहुत चांसेस है इसके लगाने के। और यहाँ पर हमारे पवन ऊर्जा फार्म व्यवस्थित है, यहाँ पर लगे हुए हैं। नगरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर असली में एक्चुअल में पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हम विद्युत बनाने के लिए करते हैं, नगरकोइल और जैसलमेर। दो इसका प्रतिशत कम है, लेकिन फिर भी ये एक गैर परंपरागत है, इसको हमको यूज करना चाहिए। बायोगैस, ग्रामीण इलाके, देखिए ये ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि झाड़ियां, जो कृषि से चीजें बचती हैं, एग्रीकल्चर से, पशुओं और मानव जो एक्सीटा करते हैं, जो उनका वेस्ट निकलता है, उसका हम उपयोग घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। इन सबको एक टैंकर में डाल दीजिए, इसे बायोगैस संयंत्र कहते हैं। इसके अंदर डाल दीजिए, पशु का गोबर प्रयोग करके जो गोबर से जो गैस बनती है वो ग्रामीण भारत में बहुत प्रचलित है। इसको हम गोबर गैस प्लांट कहते हैं, यानी कि गोबर से जो गैस निकले और उसको यूज कर सके, खासतौर पे अपने ऊर्जा का एक कहे प्रारूप में, उसे हम गोबर गैस प्लांट कहते हैं। बायोगैस किसानों को दो प्रकार से फायदा करती है। एक तो वो ऊर्जा तो दे ही रही है, एनर्जी तो दे ही रही है। दूसरा, जब ये ऊर्जा इससे निकल जाती है तो ये जो अंदर जो कंटेंट है, जब ये मिक्स हो जाता है और इससे गैस वैस निकल गई, तो ये जो बनता है ना, ये कंपोस्ट बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। कहने का मतलब ये एक उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में भी काम करता है। यहाँ पर आपको मैं कुछ चित्र में दिखा दूं कि ये आणविक, जहाँ ट्रायंगल है, ये आणविक क्षेत्र है। काकरापारा, तारापुर, ट्रॉम्बे में है ये, रावत भाटा, कैगा और कलपक्कम। ये सारे जो भी देख रहे हैं, नरोरा, रावत भाटा, काकरापारा, तारापुर, जो ट्रॉम्बे है, ये फ्रांस और अमेरिका, अलग अलग देशों के, और रशिया, उनके सहयोग से स्थापित किए गए हैं। जो कलपक्कम है वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने ही इसमें काम किया है और ये चालू है। इसके अलावा एक और चीज रह गई बतानी, वो ये है तापीय अभी आएगा। तापी मतलब जियोथर्मल, जहां पर आप इस तपी की बात करते थे, जो गोल गोल जो बने हुए हैं, तापी, यहां से यहां पर हीट। अभी मैं उसको अभी आपको बता रहा हूं।
एक ज्वारी ऊर्जा है, एक भूतापीय ऊर्जा है, ये भी गैर परंपरागत स्रोत है। ज्वारी ऊर्जा, कभी आप ऐसी जगह गए हैं जहां पर बहुत अच्छी लाइट जो लाटा चलती है, यानी वेव्स आती हैं समुद्र के किनारे? कभी कभी ऐसी समुद्र की वेग से वेव्स आती हैं कि आप गिर जाते हैं, आप अपने को आपको संभाल नहीं पाते, यानी कि उनमें एनर्जी है, जबरदस्त एनर्जी है। मून के कारण वेव्स बनती है, चंद्रमा के कारण। तो ये तो हर जगह है ना, हमारे पास तो बड़ी कोस्ट लाइन है। तो महासागरीय तरंगों या वेव्स का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो करते कैसे हैं, यहाँ पर कुछ गेट्स लगे होते हैं। जैसी हाई टाइड आई, पानी इधर गया, तो यहाँ गेट्स है, गेट्स खुले होते हैं और ये गेट बंद हो जाते हैं, तो ये पानी यहाँ सारा जमा हो जाता है। उसके बाद एक पाइप के थ्रू ये पानी वापिस यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर हम लगा देते हैं टरबाइन। तो ये जो बहुत वेग से पानी वापिस आता है, इससे टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो भारत में खंबात की खाड़ी हम देख चुके हैं, कच्छ की खाड़ी। अच्छा, ये खाड़ियों में ज्यादा है, जो इलाका इस तरीके से होगा ना, जहां पर यहाँ पर जमीन है, यहाँ जमीन है, थोड़ा सा इस तरीके से जहां पानी घुसता है, वो खाड़ी का इलाका बड़ा इसके लिए अच्छा होता है। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल के जो सुंदरवन क्षेत्र है, उसमें गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगे, टाइड जो आती है, लो टाइड, हाई टाइड, उससे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छी आदर्श दशाएं उपस्थित है। और मुझे पूरा यकीन है कि आगे के समय में हम देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत बनने वाला है। भूतापीय ऊर्जा, अब आपको पता है कि अगर मैं एक अर्थ बनाऊं ना, तो ये यहाँ पर इतना गर्म है, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना गर्म है। अब इसको छोड़िए, आपने ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा, यहाँ से जब लावा निकलता है तो कितना लाल होता है वो, आपने उसको महसूस किया होगा आंखों से कि कितना गर्म होता है, इतना गर्म धुएं निकलता है। तो ये जो यहीं से जब इतनी गर्मी निकल जाती है, तो ऐसे बहुत इलाके हैं, क्योंकि जमीन तो बराबर नहीं है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ 30 किलोमीटर है, यहाँ 30 किलोमीटर है, यहाँ 20 किलोमीटर है, ऐसा कहीं 10 किलोमीटर भी हो सकता है, कहीं 5 किलोमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ से तो लावा निकलता है, तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त गर्मी है अंदर। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इतनी ज्यादा गर्मी है कि उस गर्मी का उपयोग हम कर सकते हैं, उस हीट का हम उपयोग कर सकते हैं, उस भाप का हम उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसका जो ताप है, उसका टेम्परेचर है, उसको हम उपयोग करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, यानी कि जहां पर उसकी एनर्जी अधिक होती है, वह जैसे उथली गहराई है, जहां पर गहराई का, जैसे मैंने भी आपको समझाया, कहीं 5 किलोमीटर में भी मिल सकता है, तो उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान मिलता है आपको। कुल्लू मनाली अगर आप गए होंगे, तो चावल को अंदर डालते हैं, मतलब धागे से पोटली में बांध के ऊपर निकालते हैं, तो चावल पक चुका होता है। तो वो इतना तप्त होता है, इतना गर्म होता है कि सतह की ओर उठता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब भाप आती है, आपको पता है भाप में तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी होती है। आप अगर पानी गर्म कर रहे होंगे और अपने बर्तन पे आपने कुछ कैप रखा हो, तो आप देखते हैं कि वो कैप उड़ने लगता है। तो भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो हमारे पास हिंदुस्तान में इसको यूज करने के लिए, इसका दोहन करने के लिए 2 प्रायोगिक परियोजनाएं हमने शुरू की है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी, ये जगह भूतापीय ऊर्जा के लिए, और पूगा घाटी और लद्दाख पे। ध्यान रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश, जिसमें अभी कुल्लू मनाली का नाम लिया आपके सामने, तो यहाँ पर मणिकरण, इसके निकट पार्वती घाटी है, और पूगा घाटी और लद्दाख पे। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं कि ऊर्जा बहुत जरूरी है, और ऊर्जा हम जिस हिसाब से यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से हम बेतरतीब ढंग से यूज कर रहे हैं, तो उसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो किसी ना किसी समय ऐसा आएगा जब हमारे पास ये सब पेट्रोलियम वगैरह जितने भी हमारे परंपरागत सोर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर हमको संरक्षण इसका करना जरूरी बन जाएगा, और अगर आज नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत होगी। तो इसमें आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमको सही मार्ग अपनाना पड़ेगा। ऊर्जा के विकास का सतत पोषणीय मार्ग, यानी कि सस्टेनेबल एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन करके, मैनेज करके अगर हम विकास करें, तो ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति हो। प्रोन्नति मतलब होता है आगे बढ़ाना, जैसे हम पदोन्नति कहते हैं ना, उसी तरीके से ऊर्जा संरक्षण को हमें आगे बढ़ाना है, यानी कि इसको हमें निरंतर तरीके से फैलाना है, लोगों को दिमाग में डालना है, जैसे अभी मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग, यानी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका हम उपयोग करें, ताकि हम साफ क्लीन एनर्जी पा सकें, और जो चीज हमें हमेशा अवेलेबल है वो तो हमेशा रहेगी, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे उनके बच्चों के लिए भी। तो इस दिशा में जो कदम उठाए जा सकते हैं, छोटे छोटे कदम हो सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए अगर आप कार में जा रहे हैं, अकेले आदमी है,
तो क्यों ना आप सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, क्यों ना आप 4 लोगों को साथ में बिठाएं, पूलिंग करें, कार पूलिंग। प्रयोग अगर नहीं है, बिजली आप बंद कर दीजिए, क्योंकि खास तौर पे जब पंखा और एसी वगैरह चलता है जिसमें मोटर होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, बल्ब से उतना ज्यादा नहीं होता है, ट्यूबलाइट से उतना ज्यादा नहीं होता है, अब तो CFL और LEDs आ गए। लेकिन जहां मोटर चलती है, पंखा वंखा, वहां आपको बंद करना जरूरी है। इसके अलावा ऐसे विद्युत उपकरणों का उपयोग करिए जिससे बचत होती है, एनर्जी लेवल 5, एनर्जी लेवल 6, 5 स्टार, ये सब का आपको यूज करना है। और गैर परंपरागत जो ऊर्जा साधन जिनकी हमने बहुत अच्छे से बात की, उनका प्रयोग आपको शुरू करना चाहिए। इसके लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अगर आप ऊर्जा बचाएंगे तभी आप ऊर्जा पैदा कर पाएंगे। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।